Hello dear students, today we are going to study the concept of cost. I am sure that you must have seen all the previous videos sent to you. Unfinished homework if not done yet. To make this video more informational, I have taken help from your economics book. I express my gratitude and thanks to the authors and publisher of the book. Let's begin this chapter. Concept of the cost. Output, need, inputs. Broadly, there are two types of inputs. Number one, factor inputs. These are land, labor, capital, and entrepreneurship called factor of productions. तो बताइए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं, याद रखिएगा। सेकंड पॉइंट है नॉन फैक्टर इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स। कॉस्ट refers to the expenditure incurred by producer on the factor as well as non-factor inputs for a given output of a commodity। यहाँ बॉक्स में फिर से बताया गया है कि हम कॉस्ट किसको कहते हैं। कॉस्ट रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर on the factor as well as non-factor inputs for a given output of a commodity। इस डेफिनेशन को दो तीन बार ध्यान से पढ़िए और फिर अगर कुछ डाउट हो तो बताइए। इस तरह से हमने समझा कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में जो भी हमारी लागत लगती है, कॉस्ट उसे कहते हैं। अर्थात जो भी किसी चीज़ के प्रोडक्शन के पीछे हम एक्सपेंडिचर करते हैं, दिखने वाले या ना दिखने वाले, उन सब का टोटल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट कहलाता है। यहाँ टोटल कॉस्ट दिखाई गई है। टोटल कॉस्ट इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसी तरह से एवरेज कॉस्ट क्या होती है? यदि आपने 10 पेन बनाने में 100 रुपये खर्च किए तो 100 डिवाइडेड बाय 10, ये एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज कॉस्ट इज नॉट एक्चुअल कॉस्ट, इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय द टोटल आउटपुट। उसी तरह से मार्जिनल कॉस्ट है, जब हम एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाते हैं तो उस एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में जो कॉस्ट आती है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट कैन बी डिफाइंड एज the addition to the total cost on the account of producing one additional unit of product। All inputs may not be purchased from the market. A producer may use some self-owned inputs. Example, instead of hire workers from the market, producer may use his family labor। Likewise, a producer may use his own land instead of taking it on lease। Expenditure incurred by the producer on the purchase of input from the market is called explicit cost। Estimated expenditure on the use of self-owned inputs is called implicit cost। In the economics, total cost is estimated considering both its elements, that is implicit cost and explicit cost। Total cost is equal to explicit cost and implicit cost। यह क्लियर हो चुका है कि जब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो हम दो तरह से
चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें जो हमारे अपने पास होती हैं या हमारी अपनी स्वयं की होती हैं, सेल्फ ओन्ड होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, टूल्स एंड मशीन, टेक्निक्स, लेबर, ये हमारा अपना खुद का भी हो सकता है, घर का भी हो सकता है, जिसके लिए हमें किसी को पेमेंट नहीं करना होता है। और बहुत सारी चीज़ें प्रोडक्शन के लिए हम बाज़ार से लेकर आते हैं, ख़रीद कर लाते हैं, जिसके लिए हमें पेमेंट करना होता है। तो जिनके लिए हमें पेमेंट करना होता है वो एक तरह की कॉस्ट हो गई, और जिनके लिए हमें पेमेंट नहीं करना पड़ता है लेकिन प्रोडक्शन में उन चीज़ों को हम इस्तेमाल करते हैं, वो दूसरे तरह की कॉस्ट हो गई, यानी एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। अब आप मुझे बताइए कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। इस वीडियो को पॉज करिए, इस पैराग्राफ को ध्यान से 2 बार 3 बार पढ़िए और फिर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है और टोटल कॉस्ट क्या है, ये भी बताते चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप समझ गए हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो अब हम इनका डिफरेंस भी देख ले सकते। इट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम मार्केट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उन गुड्स की जिनको हम मार्केट से परचेज कर रहे हैं। इट इज़ मेजर्ड इन टर्म ऑफ कैश पेमेंट that a firm makes to others for the purchase of inputs. Example: wages paid to the workers, payment to electricity bill. Implicit cost: it is opportunity cost for using the self owned inputs. हमारी अपनी चीज़ों का जो हम इस्तेमाल करते हैं उस कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। It is measured in terms of imputed cost or estimated cost of the self-owned and self-employed resources. Example: estimated rent on entrepreneur's own building, estimated interest on entrepreneur's own capital. इसी चीज़ को थोड़ा डिटेल में हमने यहाँ प्रस्तुत किया है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए, ये सारे डिफरेंसेस आप नोट करिए और इनको 2-3 टाइम्स रीडिंग कर लीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि इम्प्लिसिट सेल्फ ओन चीज़ों के लिए जो खर्च किया गया है और एक्सप्लिसिट जिनके लिए कैश पेमेंट किया गया है, उसके एग्जाम्पल सहित आप समझ लीजिए इसे। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। लिविंग अ जॉब ऑफ 40,000 per month and evicting his tenant who was paying 50,000 per month for the factory premises. An entrepreneur undertakes production of garments. He pays 10 lakhs for the purchase of inputs. Find the cost of production in terms of explicit cost and implicit cost. इस वीडियो को पॉज करके एग्जाम्पल को पहले 2 बार ध्यान से पढ़ लें, फिर इसके बाद हम इसके सॉल्यूशन पर विचार करेंगे। ध्यान से एग्जाम्पल को पढ़ लीजिए। आपने एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़ लिया, चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। तो अब हम देखते हैं सॉल्यूशन। टोटल कॉस्ट क्या होता है? आपको पीछे बताया गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है? वो एक्सप्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्प्लिसिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्सप्लिसिट क्या है? पेमेंट्स टू अदर्स फॉर परचेज ऑफ इनपुट्स, जो कि हमने 10 लैक्स किया है। और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स इन देयर बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव यूज। तो ये है हमारे पास 40,000 एंटरप्रेन्योर्स ओन सर्विस एंड 50,000 इम्प्यूटेड रेंट जो उसको देना पड़ रहा है। टोटल हो गया 90। तो टोटल कॉस्ट आ गई 10 लैक्स 90,000। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है ये आपको पता था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट refers to the total sacrifice made in terms of implicit cost
for producing a given level of output. हम एक बेस्ट अल्टरनेट को चुनने के लिए जो हमें छोड़ना पड़ता है वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. Selling cost and production cost. Selling costs are different from the production cost. Selling cost refers to the expenditure incurred by the producer to promote sale of the commodity. Example, expenditure on advertisement. Production cost refers to expenditure incurred by a producer explicitly or implicitly on inputs for producing a given level of output. Implicitly या explicitly दोनों तरीके से जो भी हमारे प्रोड्यूसर ने खर्चा किया है वो इसमें शामिल होता है. In the present chapter we are focusing on the production cost as prescribed in the syllabus. वाले हैं and shape of short run cost curves. Fixed cost, short run cost और उनके कर्व्स ये अब हम देखने वाले हैं. यहाँ हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस पर हम कॉस्ट दिखाते हैं और ओ एक्स एक्सिस पर हम आउटपुट दिखाते हैं. तो आपको पता है टोटल कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट होती है. जब हमारा आउटपुट ज़ीरो भी होता है तब भी कुछ ना कुछ हमारी कॉस्ट होती है, लैंड की या जो फिक्स फैक्टर्स हैं उनकी. लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, अगर हमारा आउटपुट ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़ीरो होती है. इसलिए जो वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है वो ज़ीरो से शुरू हो रहा है, जबकि टोटल कॉस्ट की कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होती है ज़ीरो लेवल आउटपुट पर भी, इसलिए वो कुछ हाइट में ओ वाई से शुरू हो रही. ये आपने देख लिया. तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को हम ओ एक्स के पैरेलल दिखाते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट अगर आपका आउटपुट कम है, ज़्यादा है, ज़ीरो है या मैक्सिमम है, फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही रहती है. इसीलिए ये आउटपुट के पैरेलल ब्लू लाइन से शो की गई. वेरिएबल कॉस्ट को हमने ज़ीरो से शुरू किया है जो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई गई है, और इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. जब हम वेरिएबल कॉस्ट को ठीक उतने ही डिस्टेंस से ऊपर शिफ्ट कर देंगे जो आपको कुछ वॉयलेट जैसे कलर में दिखाई दे रही है, तो वो टोटल कॉस्ट का ग्राफ दिखाई देगा. ध्यान से देखिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज द सेम at each output level. Total variable cost increases as output increases. Total cost, which is the sum of TFC यानी fixed cost and TVC यानी variable cost also increase as output increases. इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए. जो यहाँ पर बताया गया है इसको एक बार और ध्यान से आप रीडिंग कर लेंगे, चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी. कॉस्ट कर्व ऑफ अ फर्म. द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट कर्व, इट्स स्लोप इक्वल्स टू एवीसी. एवीसी मीन्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. The slope of a point on VC equals to MC. Therefore, MC is equal to AVC at 7 units of output, point A. Total fixed cost remains constant at each level of output in the short run. इस फिगर को आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक आपको टेबल भी दिया हुआ, आउटपुट 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300.
जीरो लेवल पर फिक्स कॉस्ट 2000 है। तब आप मुझे बताइए 50 आउटपुट पर फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, 100 पर कितनी होगी, 150 पर कितनी होगी। सभी जगह फिक्स कॉस्ट जो रहेगी वो 2000 ही रहेगी। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 2000 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो 40 आ जाएगा। उसी तरह से एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए 2000 बाय 100 करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। आगे भी इसी तरह से आप डिवाइड कर करके निकाल सकते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट या नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इनसे डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। अब इसका हम एक ग्राफ बनाएंगे, तो वो ग्राफ इस प्रकार से बनेगा जैसा यहाँ दिखाया गया है। ये टेबल से आप समझ गए हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होती है AFC विल फॉल एज आउटपुट इंक्रीजेस। हमारे पास एक कमरा है, मशीन है। अब उसमें मशीन से हम एक ही यूनिट का प्रोडक्शन करें या 2 का करें या 10 का करें या 20 का करें या 50 का करें, रूम रेंट लगेगा, लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, मशीन का जो एक्सपेंडिचर है वो तो लगा ही हुआ है। तो फिक्स कॉस्ट तो हमारी फिक्स है, इसीलिए वो पैरेलल टू OX एक्सिस दिखाया गया है, जहाँ 2000 लिखा है, TFC लिखा है। उसके बाद हमारी जो आउटपुट जैसे जैसे बढ़ते जाता है फिक्स कॉस्ट घटते जाती है। इस फिगर को देख के आपने समझ लिया होगा। वीडियो को पॉज करके एक दो बार और इसे ध्यान से देख लीजिए। प्रिंसिपल कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ कहाँ पर हो सकती है, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन एंड प्लांट, एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, लाइसेंस फीस, वेजेस एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ। जिनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, अगर आप सभी को पेमेंट कर रहे हैं, जैसे कोरोना काल में, लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, लेकिन आप अपने कर्मचारियों को पेमेंट कर रहे हैं बिना प्रोडक्शन की स्थिति में भी, लॉकडाउन की स्थिति में भी, तो ऐसा जो वेजेस पेमेंट है, सैलरी पेमेंट है, वो कहलाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट के ये 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मुझे बताइए ज़रा। हाँ बोलिए। राइट। अब हम चलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए को समझने के लिए। ये टेबल में दिखाया गया है कि जो यूनिट कितनी भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स सेम। उसी तरह से उसका ग्राफ भी दिखाया गया है, जो हमने आपको पिछले चित्र में भी ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसे भी समझ सकते हैं यहाँ पर। Fixed cost and fixed factor of production. Fixed cost and fixed factors of production. Fixed cost refers to the expenditure incurred by the producer on the fixed factors of productions like plant, machinery. अभी पीछे मैंने आपको 4 components जो बताए हैं वही. By the definition of application of these factors cannot be changed during short period. Therefore, fixed costs are constant cost of the short period. Since fixed factors are purchased before production actually starts, fixed costs are incurred even when output is zero. ये भी हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब हम आ रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट पर। वेरिएबल कॉस्ट का सीधा संबंध होता है प्रोडक्शन से, और कितना प्रोडक्शन हो रहा है उस बात से। वेरिएबल कॉस्ट आर those which are related to use of variable factors. वेरिएबल फैक्टर्स में जिनका हम उत्पादन के साथ बदलाव करते रहते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है। Variable cost refers to expenditure incurred by the producer on the use of variable factors of the production. These costs change with the change in volume of output. As output increases, these costs also increase, and as the output decreases, these costs also decrease.
When output is zero, these costs are also zero. These costs are also called प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट कैश देकर इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। वीडियो को पॉज करिए, ये 4 लाइन फिर से पढ़िए और ना समझ में आए तो पूछिए, और इस बॉक्स में जो लिखा है इसे ज़रूर ध्यान से याद कर लीजिए। जैसे हमने पिछले वाले प्रिंसिपल कंपोनेंट्स याद किए थे फिक्स कॉस्ट के, उसी तरह से हमें वेरिएबल कंपोनेंट्स भी याद करना है। वेरिएबल कॉस्ट के भी कंपोनेंट्स याद करना है हमको। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स, यानी जिनको काम होता है तो रखते हैं अन्यथा नहीं रखते हैं, वो कहलाते हैं कैजुअल वर्कर्स। एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी उतना बिल अधिक आएगा। इसमें जो फिक्स्ड मीटर रहता है उसको हम नहीं करते हैं, वो हमारा फिक्स कॉस्ट। एक्सपेंसेस, ट्रूथ और फूड के एक्सपेंसेस, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। जो कॉस्ट होता है वो प्रोडक्शन में दिखाया है। इसके बाद ये ग्राफ दिखाया है आपको, ये जो हमने पीछे आपको समझा चुके हैं ऑलरेडी। आप इसे वीडियो को पॉज करके यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे इन चीज़ों को। ग्राफ, ये भी बात हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस व्हेन आउटपुट डिक्रीजेस। व्हेन आउटपुट इज जीरो इज आल्सो जीरो। बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, उसको यहाँ पे समराइज है और पॉइंट वाइज लिखा गया है। ये सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करके बताए जा चुके हैं। एक बार वीडियो को पॉज करें और ध्यान से इन पॉइंट्स को पढ़ें। सेम है जो अभी हमने आपको ऊपर एक्सप्लेन किए हैं। बात कर लेते हैं, distinction between cost and variable cost is valid only in the context of short period. In long period, all the factors tends to become variable factors. Accordingly, all the cost tends to become variable cost long run में। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देख लिया है, आंसर रिवाइज कर लेंगे। फिर अब हम अगले वीडियो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट के टेबल और फिगर और उनके ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उसको आप अपनी बुक से पढ़ना ना भूलें, बुक से 2-3 बार ज़रूर पढ़ें, फिर इस वीडियो के साथ भी बुक को टैली करते हुए चलें, पढ़ते चलें और अपने नोट्स बना लें। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट का सेकंड पार्ट अब हम अगले वीडियो में करेंगे।